नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए हमारे बीसीएस ऑफिसर सीरीज। इस पहले प्रैक्टिस सेट में हम जनरल नॉलेज और यूपी जीके के उन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जिनके आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और चलिए आज का यह धमाकेदार सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, घनानंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महापद्म नंद। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो नंद वंश की अगर हम बात करें तो ये 344 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व तक रहा है और इसके संस्थापक जो रहे हैं वो महापद्म नंद रहे हैं। इन्हें हम उग्रसेन के भी नाम से जानते हैं। महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंदवंश के अंतिम जो शासक होते हैं वो उनका नाम घनानंद होता है। घनानंद की हत्या जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं और इस प्रकार नंद वंश खत्म हो जाता है और एक नया वंश आता है जो होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर हम बात करें मौर्य वंश की तो 321 से लेके 185 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? विष्णुदत्त, अश्वघोष, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अश्वघोष। व्याख्या देखते हैं। यदि बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। इसके साथ साथ कादम्बरी है और हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी पे आधारित है। अगर बात करें हर्षवर्धन की रचनाएं तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की है। विष्णुगुप्त जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, इनकी एक फेमस बुक है जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, महावीर ने त्रिरत्नों के पालन के माध्यम से मोक्ष पर जोर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक चरित्र भी था, सम्यक वाणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सम्यक वाणी नहीं था, बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग अगर विक्रमादित्य के नवरत्न की बात करें तो इनमें कालिदास का नाम आता है, धन्वंतरी का नाम आता है, वारामिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, वररुचि, घटकपर और शकु, ये लोग किसके नवरत्न थे? विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न, भारतीय राज सेवा पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक का, गृह मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय का, भारत का नियंत्रक और गवर्नर जनरल का, यानी में से कोई नहीं। तो भारतीय राजस्व सेवा पे सर्वोच्च नियंत्रण जो है वो वित्त मंत्रालय का है। अब यहाँ पे हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर तो कोलकाता में था 1935 में, बाद में कोलकाता से इसे ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया गया। कब से? 1937 से। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे तो ओसवार्न स्मिथ थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सीडी देशमुख का नाम आता है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई का लोगो की बात करें तो इसमें ताड़ का वृक्ष और बाघ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीनविच मीन टाइम से समय अंतर अधिकतम है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भूटान। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो जीरो अंश देशांतर होता है इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से ये होकर गुजरता है। अगर ये मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है यानी जीरो अंश देशांतर है, इसके अगर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा, और यदि पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय क्या होगा? वो बढ़ेगा। और यदि एक अंश अगर आगे पीछे जाते हैं तो 4 मिनट का अंतराल आता है। तो यानी 15 डिग्री अगर जाते हैं तो 4 × 15 यानी 60 मिनट, 1 घंटे का अंतराल आएगा। इस प्रकार से देखें तो
360 डिग्री पूरा घूमने में कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। ठीक है। अब भारतीय मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जीएमटी, यानी जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। शताब्दी, दुरंतो, डेक्कन क्वीन, राजधानी एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है 1 जून 1923 को ये चलती है मुंबई से पुणे के बीच में, और भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन होती है। यदि हम भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो 1969 में चलती है। और भारत की पहली यात्री ट्रेन अगर पूछा जाता है तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 वर्ष। यदि हम संसद की प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में होती है। इसके अंतर्गत 30 सदस्य होते हैं, जो कि सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 12 से 35, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अनुच्छेद 29 से 30। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और संस्कृति व शिक्षा संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? इजराइल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। तो लैंडलॉक इसमें से है अफगानिस्तान। यदि बात करें सबसे बड़े लैंडलॉक देश की, तो सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है वो कजाकिस्तान आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मंगोलिया, तीसरे नंबर पे चाड। ये 3 सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री हैं। अगर सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री पूछा जाए तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे देखते हैं हम टोटल 5 परतें हैं। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, मीजोस्फियर यानी मध्यमंडल, आयनोस्फियर यानी आयनमंडल, और 5वां है वायुमंडल जिसे हम एक्सोस्फियर बोलते हैं। क्षोभमंडल जो होता है वो 18 किलोमीटर तक होता है, और समताप मंडल की रेंज है 50 किलोमीटर तक, मध्यमंडल की रेंज है 80 किलोमीटर तक, आयनमंडल 640 किलोमीटर तक, और 640 किलोमीटर से ऊपर है वायुमंडल यानी एक्सोस्फियर। यानी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो वायुयान होता है वो किस में उड़ता है? वो समताप मंडल में उड़ता है। ओजोन परत को नुकसान ज़्यादातर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से हो रहा है, और जो भी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं वो सब मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं। रेडियो तरंगे और परावर्तित कहाँ पे होती हैं? तो आयनमंडल से होती हैं। चलिए आगे। प्रश्न है, डैश का शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है? गुआंगझो, लहासा, संघाई, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है संघाई। तो यांगची नदी कहाँ की है? चाइना की, और उसके मुहाने पर स्थित है संघाई शहर। सतपुड़ा रेंज माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो डैश में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। यदि हम बात करें सतपुड़ा रेंज की हाइट कितनी है तो 1352 मीटर है। सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं? तो पंचमढ़ी को बोलते हैं, जो कि धूपगढ़ चोटी का पार्ट है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्णिम क्रांति को किस रूप में जाना जाता है? काजू की खेती, नारियल उत्पादन, बागवानी और शहद, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। यहाँ पे प्रमुख क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्र देखते हैं। तो हरित क्रांति जो है वो गेहूं और चावल से मुख्यतः संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि से। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी पालन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल और शहद से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा, मछली और प्याज से है।
गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। भूरी क्रांति जो है उर्वरक, खाद या चमड़ा उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम और बायोडीजल उत्पादन से है। अगला प्रश्न, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, व्यक्तिगत कर या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सिंधी। व्याख्या देखते हैं। तो होता है 21वां संविधान संशोधन कब? 1967 में, और संविधान में 15वीं भाषा जोड़ी जाती है जो कि सिंधी है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है कब? 1992 में। इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिए, नमक यानी नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके तहत ट्रिक याद रखेंगे, बोडमास, बो से हो, बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली, एस से हो गया संथाली। यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी जाती हैं। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? अर्धसमकालिक कक्षा, मूलनीय कक्षा, भूस्थिर कक्षा, सूर्य समकालिक कक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये है भूस्थिर कक्षा। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे, बेंगलुरु, नागपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं? तो ये नागपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, भोपाल, दिल्ली में, देहरादून, इनमें से कोई नहीं? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है, और ये जो स्थापित होता है वो 5 जून 1906 ईस्वी को स्थापित होता है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बाकी जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, ये भी याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, इसे भी याद रखेंगे। वन अधिनियम 1927 में आया था, ये भी याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछा जाता, प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये 1973 में आता है। प्रोजेक्ट अगर एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट, तो ये 1992 में आता है, ये भी याद रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संतुलन और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है? वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण बिल्कुल होगा, ओजोन परत का क्षरण होगा, प्रदूषण और संदूषण होगा, यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन 2 या 2 से अधिक परितंत्रों के बीच संधि क्षेत्र का वर्णन करता है? प्राकृतिक पर्यावास, इकोटोन, बायोम, निकेत, इनमें से कोई नहीं? तो ये इकोटोन है। अगला प्रश्न है, डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथाओं पर आधारित एक नृत्य नाट्य है? घूमर, कालबेलिया, स्वांग, पुल्लिकली, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है स्वांग। अब हम लोग यूपी जीके को देख रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो कथक जो है एक क्लासिकल डांस है। बाकी चरकुला, रासलीला, मयूर नृत्य ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है उत्तर प्रदेश में। धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से। जोगिनी ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पटघुड़वा पूर्वांचल क्षेत्र में। नौटंकी भी यहाँ पहुँचती उत्तर प्रदेश में। कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र में। घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। कालबेलिया भी कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की किस योजना का उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या को रोकना है? सर्वदा योजना, मुखबिर योजना, उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, कन्या सुरक्षा योजना, उनमें से कोई नहीं? तो भ्रूण हत्या को रोकने का काम मुखबिर योजना का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया था? 2007, 2008, 2005, 2006? तो इसे 2006 में शुरू किया गया था। चूंकि अब मनरेगा का नाम बदल के कर दिया गया है विकसित भारत जी राम जी योजना। इसमें 100 दिन रोजगार की जगह अब 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, पवित्र स्थान नौमी सारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या, बलिया, चित्रकूट, सीतापुर, इनमें से कोई नहीं? तो ये सीतापुर जनपद में है। नौमी सारण्य जो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि बोली जाती है, और जो सीतापुर है ये सर्वाधिक यस्सी जाति वाला है उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार। और सीतापुर लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। सीतापुर से गोमती, घाघरा और ये नदियाँ क्या होती हैं? बहती हैं। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में ई जिला परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2009, 2012, 2013, 2014, इनमें से कोई नहीं। तो ये 2009 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के निःशुल्क उपचार से है, विद्यालय शिक्षा से, स्वनियोजित से है, ग्राम विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो ये महिलाओं की निःशुल्क उपचार से है। प्रश्न है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला डैश का प्रमुख उत्पादक है? गुड़, शहद, शुद्ध देसी घी, हींग, इनमें से कोई नहीं। तो औरैया जिला जो है वो देसी घी के लिए जाना जाता है। गुड़ के लिए मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर। और हींग के लिए हाथरस, शहद के लिए सहारनपुर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना लाई गई है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, सामान्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नवीन रोजगार छतरी योजना है ये अनुसूचित जनजाति के लिए लाई गई है और इसकी शुरुआत 18 जुलाई 2020 को होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 1 उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव यानी संत कबीर नगर में किस युग से संबंधित है? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, चालकोलिथिक युग, इनमें से कोई नहीं। तो ये नवपाषाण युग से संबंधित है। नवपाषाण युग में बेलन नदी घाटी और मध्य गंगा का क्षेत्र आता है। इसमें कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज में पड़ता है, यहाँ पे चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यह भी नवपाषाण युग का संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है? सोनभद्र, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, कोई नहीं। तो इसमें सोनभद्र जो है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है। बुंदेलखंड में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें इसमें झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट और बांदा, ये 7 जिले हैं बुंदेलखंड से संबंधित है। बाकी बघेलखंड में सोनभद्र और मिर्जापुर आ जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया वह डैश थे? अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, तो यही दोनों लोग थे। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, मेरठ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा पूछा है तो हापुड़ हो जाएगा। क्रम से अगर बात करें तो हापुड़ पहले पे, उससे उसके बाद दूसरा भदोही, तीसरा शामली, ये सबसे छोटे जिले हो जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़े जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से होंगे वो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई। लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो 7680 किलोमीटर स्क्वायर है और हापुड़ का जो है 660 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लखनऊ में। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को होती है अखिल भारतीय किसान सभा की और इसके पहले अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी होते हैं। इसके सचिव पहले NG रंगा जी बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? रासलीला, मयूर नृत्य, ख्याल नृत्य, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों हैं और तीनों कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा, सारनाथ स्तूप, सफदरजंग मकबरा, ताजमहल, इनमें से कोई नहीं। तो ये सफदरजंग मकबरा ये नहीं है क्योंकि ये दिल्ली में स्थित है। बाकी बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। सारनाथ स्तूप वाराणसी में, ताजमहल आगरा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार स्थापित किए गए हैं? 3, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो ये 7 हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये नेपाल है और ये 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 7 जिलों के साथ कौन कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर सीमा साझा करते हैं और टोटल अगर लंबाई पूछता तो 579 किलोमीटर। तो आज यहीं तक। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।